नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कहा जाता है कि कोई तीर भी इतना घायल नहीं करता जितना कि शब्द कर जाते हैं। तो क्यों आजकल शब्दों को बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए बोल दिया जा रहा है? क्यों जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा बोला जा रहा है जिससे विवादों का दौर शुरू हो जाए? अगर बीते 2-3 सालों के बयानों पर नजर डाली जाए तो सामने आएगा कि कुछ लोग केवल और केवल मशहूर होने के लिए ही विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों को देश या समाज से कोई मतलब नहीं है। माना कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दे रखी है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप कुछ भी बोले और देश का माहौल बिगाड़े, क्योंकि आई हेट स्पीच। और यहाँ आई का मतलब मैं नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी है जिसे हर उस व्यक्ति या व्यक्ति की सोच से नफरत है जो हमारे देश में नफरत फैलाने का कारण बन रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। क्यों चला रहे शब्द बाढ़, क्यों छलनी कर रहे सद्भाव, कुछ तो सीमा तय की जाए। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी हैं, धनंजय सिंह जी हमारे साथ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर मनस्वी गौतम जी हैं, मनोचिकित्सक हैं, और साथ ही सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, सीनियर एडिटर। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं अभिनव शर्मा जी आपसे ही, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आप। सबसे अहम बात यह है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने की आजादी है, लेकिन ये भी नहीं सोच रहे कि कहाँ असर होगा और सिर्फ शब्दों की वजह से क्या कुछ हो रहा है पूरे देश में वो नजर आता है। क्या इसके लिए आपको नहीं लगता कि सख्त कानून होना चाहिए? इस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई। देखिए श्वेता, ये देश एक बहुत अलग पैमाने का देश है। हम वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे चर्च को, रिलीजन को यानी धर्म को जो है एक अलग आईने से देखा जाता है और उसके और गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत ही क्लियर और डिस्टिंक्ट कैटेगोरिकल फीचर के रूप में डिमार्केशन है। हिंदुस्तान ने जब आज़ाद हुआ देश, संविधान की रचना करी, तभी ये तय किया कि हम सर्वधर्म सद्भाव के साथ में काम करेंगे और उसके साथ साथ हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ प्रोफेशन, रिलीजन को जो प्रोफेस करने का राइट दिया, उसको प्रैक्टिस करने का राइट दिया, अपने इंस्टीट्यूशंस को खोलने का राइट दिया। और सरकार ने भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हुए कुछ हद तक उस में अपना इंटरफेरेंस रखने की बात कही। कई सारे आप देखते होंगे धर्म के ऐसे हमारे प्रतिष्ठान है जिस पे राज्य और केंद्र सरकारों का नियंत्रण होता है, बहुत सारे श्राइन्स और बोर्ड्स बनी हुई हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि देश में धर्म और कानून के साथ साथ इंटरमिंगलिंग है। निश्चित तौर पर बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप ध्यान करें कि अगर कबीर का वो दोहा आपको याद हो कि रहीमन जिब्वा बावरी कह गई सुरख पताल, आपों के भीतर भाई जूता खात कपाल। तो ये हमारे पुरखों की पुरानी कहावत है, रहीमदास के श्लोक हैं जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि शब्दों के बाण जो हैं वो बहुत गंभीर चोट करते हैं। निश्चित तौर पर हेट स्पीच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी दो अलग अलग तरीके के फैसले मैं आपके सामने साइट कर सकता हूं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेकर के एक बात मोटी ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एंड में ये कहा कि हम 128 मिलियन लोगों की आवाज़ हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान अपने आप में। यदि सब अपने अपने सुर में बोलेंगे तो भी 128 मिलियन आवाज़ें और विचार आपको सुनाई दे सकते हैं इस देश के अंदर। कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये आपकी अभिव्यक्ति है और आपके मानने नहीं मानने का स्वविवेक है। लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल आज बन रहा है और जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर ग्रुप्स को लेकर के एक मेजॉरिटी ग्रुप को दबाने की कोशिश हो रही है या एक मेजॉरिटी ग्रुप के बोलने पे एक माइनॉरिटी ग्रुप के भड़क जाने की बात हो रही है, ये एक सहिष्णुता की बात है। आपकी टॉलरेंस खत्म हो रही है बनिस्बत इसके कि आप जो बोल रहे हैं वो फ्री स्पीच है, फेयर स्पीच है या सही नहीं है, परंतु आपकी टॉलरेंस नहीं है। तो ये दोनों एस्पेक्ट को आपको देखना पड़ेगा। कानून अपना काम करता है, कानून में प्रावधान है। 1927 के अंदर अंग्रेजों ने कानून में संशोधन किया। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम वर्ग के समाज के प्रतिनिधि के रूप में उनके एक किताब छपी जिसमें उनकी सेक्स और मैरिड लाइफ के बारे में डिस्कशन हुआ। उस किताब को प्रतिबंधित किया गया, लिखने वाले व्यक्ति को उसके अंदर अरेस्ट किया गया, बाद में वो बरी हो गया। और जब वो 1927 में बरी होता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है, कत्ल करने वाले को वहां पर गजनी का तमगा दिया जाता है
और फिर मांग उठती है कि नहीं, क्योंकि हमारे समाज विशेष के प्रति इस प्रकार का कृत्य किया गया तो आप कानून में संशोधन करिए। अंग्रेजों ने संशोधन किया, 295 कैपिटल ए का इंट्रोडक्शन किया 1927 में, फिर 153 ए बना हुआ है। आपके पास में इस प्रकार के कानून है जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और संविधान भी आपको अनलिमिटेड या अनब्रिडल्ड पावर नहीं देता है कि आप कुछ भी बोलें। वहां पे एक लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर और मॉरल टर्पिट्यूड को लेकर के एक रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको ब्रीच नहीं कर सकते, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आरसी चौधरी जी, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है राजनीतिक तौर पर जिस तरह की बयानबाजी होती है, शब्दों की मर्यादा हर कोई भूल जाता है और इस तरह के फिर घटनाएं होती, क्योंकि सिर्फ एक बयान ने किस तरह से माहौल को बदला है, बिगाड़ा है, उसकी अब तक भरपाई नहीं हो पा रही है। श्वेता जी, निश्चित रूप से जो विधिवेता मेरे साथी हैं उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, ये जो देश है वो विभिन्नताओं के साथ में भरा हुआ देश है। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, बोली है, रहन सहन है, खान पीन है, विविधता है, और इस विविधता के बीच में जो एकता है वही इस देश की ताकत है। इसलिए हमारा जो सोशल फैब्रिक है, अगर कोई भी छिन भिन करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से ना वो किसी एक वर्ग और व्यक्ति के लिए खतरनाक है, वो इस पूरे राष्ट्र और मुल्क के लिए चुनौती है। मैं ये सोचता हूँ इस पैनल पे बैठे हुए तमाम जितने हमारे पैनलिस्ट हैं और इस चैनल को जो सुन रहे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वो सब इस देश की न्याय व्यवस्था के अंदर विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है कि आज इसके बाद में कहीं कहने को कुछ बचता नहीं है कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जो बात कही, सुप्रीम जो चेतावनी दी, इस बात को लेकर राहुल गांधी जी ने जब जिक्र किया कि इस पूरे देश के अंदर ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया है, मतलब इस चिंता के बारे में उन्होंने जाहिर किया। लेकिन तमाम जिस प्रकार से चुनौतियां हैं देश के अंदर, जिस प्रकार से सेंसरशिप्स हैं, और इसके साथ साथ में जो आज एक बीजेपी के प्रवक्ता के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके साथ में उन्होंने उस एंकर के लिए भी उस बात का जिक्र किया कि कौन इस चीज के लिए आपको इंड्यूस कर रहा है, तमाम सब बातें कही। इसलिए मुझे लगता है कि जो चेतावनी थी वो 26 मई को उन्होंने उस टीवी चैनल पे तो जरूर बोला, लेकिन देश के अलग अलग विधिवेता जो लोग हैं, प्रबुद्ध जो लोग हैं, इस मांग को उठाते रहे कि इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि पहली बार चुनी हुई सरकार को किसी राजनीतिक दल के कर्तव्य के लिए विदेशी सरकारों के सामने झुकना पड़ता है, विदेशी राष्ट्रों के सामने हमें माफी मांगनी पड़ती है किसी एक राजनीतिक दल के कर्तव्य पे, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से राजनीतिक दल की होती है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व राष्ट्र का करती है। बिल्कुल, सवाल इसीलिए ये उठता है कि आखिर शब्दों पर कंट्रोल क्यों नहीं है। आप एक व्यक्ति कुछ भी बयान देता है, कुछ भी कहता है, और उसके बाद उसकी भरपाई सभी को करनी पड़ती है। राजनीतिक तौर पर ये बात करें कि अगर एक प्रवक्ता ने ये बात कही तो पार्टी हो, सरकार हो, देश के लोग हो, अलग अलग धर्म के लोग हो, हर किसी को ये फेस करना पड़ रहा है, और कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जो सामने नजर भी आ रही हैं। धनंजय सिंह जी भी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ। धनंजय जी, आखिर क्या वजह है कि माहौल इतना बदल गया, इतना बिगड़ गया, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगा, और सबसे ज्यादा उस तरह की बातें कही जाने लगी जो सीधे धार्मिक तौर पर आहत करती है? अच्छा श्वेता जी, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ज़्यादा विषय जो इसमें चल रहा है आस्था की अपेक्षा, आस्था सबकी व्यक्तिगत होती है, मुझे लगता है संस्कृतियों की लड़ाई ज़्यादा चल रही है जी। हम जिस देश में पैदा हुए हैं, जहाँ का वातावरण पर्यावरण जो हमारे अनुकूल है, उसके एक संस्कृति विकसित हुई है, उस विकसित संस्कृति पर कोई बाहर की संस्कृति थोपने का प्रयास जब चलता है तो वो बाद में आस्था के टकराव में बदल जाता है। और भारतीय संस्कृति ऐसी है कि हमने तो आकार और निराकार दोनों को पूजा है। हमारे यहाँ तो महात्मा गौतम बुद्ध, कबीर, नानक, गुरु, हमने सबको स्वीकार किया है। हमारे यहाँ तो ऐसा विषय है ही नहीं कि हम किसी की व्यक्तिगत आस्था पर हम चोट पहुँचाते हैं, ये विषय ही नहीं हमारा नहीं है। लेकिन परंतु जो अब मैं कहता हूँ कि पिछले 1400 वर्षों में उनका एक इतिहास तो देखिए, कभी क्या उन्होंने किसी विषय पर कुछ सुधार किया है क्या? हमारी संस्कृति में तो हमारे जितने संत आए उन्होंने नया जीवन दर्शन दिया, और सभी जीवन दर्शन को हमने स्वीकार किया, चाहे गुरु जम्बेश्वर हो, चाहे गुरु नानक, जो जिन्होंने जितने दर्शन दिए उस दर्शन हमने स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं किया हमने, और उसके लिए हमने लड़े नहीं, आपस में टकराव नहीं किया हमारा कि ठीक है आपकी व्यक्तिगत आस्था है। तो समय के साथ परिस्थितियों में सुधार होना चाहिए, उस सुधार की आवश्यकता है। जब तक सुधार की प्रक्रिया में हम नहीं चलेंगे, एक दूसरा विषय मुझे लगता है पिछले 8-10 वर्षों में देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक समूह, कुछ लोग राजनीतिक हो सकते हैं, कोई सामाजिक भी हो सकते हैं, इस देश की प्रगति में बाधक बन रहे हैं। वो जबरदस्ती ऐसे विषय को क्रिएट करते हैं कि दुनिया में हमारी छवि खराब हो, हम आपस में संघर्ष करें। ये जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है देश की विकास में बाधा करना। तीसरा राहुल जी के बारे में कहना है, राहुल जी इतना बरसते हैं कि जनता उन पर इतनी बरसती है कि उनको याद ही नहीं करती है। बस, यानी अब सीधे सवाल ही खड़े कर दिया आपने राहुल गांधी पर। खैर, सुधांशु माथुर जी, आपका रुख करेंगे।
हेट स्पीच किसी को पसंद नहीं है, लेकिन सुधांशु ये सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर क्या कोई लगाम नहीं होनी चाहिए, जिसे जो मन आता है वो बोलता है। और खासतौर से टीवी एक ऐसा माध्यम है जहां पर अगर आप बैठकर कुछ बात कह रहे हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और ऐसे में आप उस जिम्मेदारी को ना समझ के आप कुछ भी बोल रहे हो और इसके बाद क्या असर होता है पूरा देश देख रहा है। ये बदले कैसे और ये हो क्यों रहा है? देखिए श्वेता, आज की तारीख में एक आम आदमी के पास कई तरह के प्लेटफॉर्म है जिसमें वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अपनी बात रखता है। वो ये नहीं देखता है कि जो वो बात रख रहा है वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सामाजिक है, गैर सामाजिक है, किसी के को क्षति पहुंचाने वाली है। लेकिन सिर्फ क्या है, आज की तारीख में एक होड़ है कि मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं, लोग मुझे कम समय में कैसे ज़्यादा जाने। आप मेरे को बताइए, 130 करोड़ की हम जनसंख्या का हमारा देश हो गया है। अगर इसी तरह से सिलसिलेवार से चीज़ें चलती रही, क्या गलत बोलकर आप अपना आप को क्या प्रूव करना चाहते हैं? देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 19 के तहत जो है 8 इसके ऊपर प्रतिबंध भी है, मतलब आपको रोकने के लिए, उसके अंदर कसावट लाने के लिए 8 उसमें प्रतिबंध भी है। लेकिन ना तो किसी ने संविधान पढ़ा, ना किसी ने इन चीज़ों को देखा। जैसे मैंने कहा कि आदमी चाह रहा है कि उसकी कम समय में जल्दी से जल्दी पहचान बने। आज के तारीख में आपका इसका प्रभाव आपका जो जीवन है उस पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आप देखिए कि आदमी इतना भागम भाग की ज़िंदगी के अंदर जो है वो फंस गया है कि उसकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो भी मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका ह्रास हो रहा है। और शायद यही कारण है कि कोई ऐसी चीज़, देखिए बुरे बोल जल्दी से आदमी को अट्रैक्ट कर देता है बनिस्पत इसके कि अच्छे बोल। आज आप महाभारत का उदाहरण लीजिए, सिर्फ चंद शब्दों के कारण महाभारत हुई। अगर द्रौपदी वो चंद शब्द नहीं कहती तो शायद महाभारत भी नहीं होती। लेकिन हम क्या है कि जो उन्मादी चीज़ें उनसे जल्दी अट्रैक्ट हो रहे हैं, और शायद यही कारण है कि जो धर्म को लेकर जो अंधापन है, ठीक है, जो धर्म को लेकर उन्माद है। धर्म इस देश के अंदर सबसे सॉफ्ट जो है वो कॉर्नर है। आदमी धर्म के नाम पर जल्दी उन्मादी हो जाता है, वो सोचता नहीं है, समझता नहीं है। और शायद यही कारण है कि इस तरह के जो हेट स्पीच, आज हमने यही कहा है कि हेट स्पीच जो है वो व्यक्ति को तो जो है वो क्षति पहुंचा ही रहा है, लेकिन सामाजिक ताने बाने को भी खत्म कर रहा है, वैमनस्यता बढ़ा रहा है समाज के अंदर, देश के प्रति आपकी आस्था को कम कर रहा है। तो कोई भी विचारधारा हो, किसी भी विचारधारा का वक्ता हो, प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, आज की तारीख में स्थिति ये होनी चाहिए कि आप राष्ट्र के बारे में बात सोचिए ना। राष्ट्र के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगर हम भी अगर राष्ट्र की बात करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि भाई इनकी विचारधारा तो आरएसएस की हो गई, भाजपा की हो गई, या विश्व हिंदू परिषद की हो गई, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है ना। और हम कहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, समाज से राष्ट्र का निर्माण है। तो आप समाज में इतना ताना बाना खराब कर देंगे तो कैसे जो है वो, जो मुझे लगता है कि आम आदमी अपना जीवन जी पाएगा। बिल्कुल, और इस पे लगाम भी लगाने की जरूरत है। जिस तरह से लोग बिल्कुल आज़ादी महसूस करते हैं कुछ भी बोलने की। डॉक्टर मनस्वी गौतम जी भी हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं। सर, सबसे अहम बात यह है कि बोलने की आज़ादी सबको है। अब आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप असहमत होते हैं तो उससे भी और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करके आप उसका जवाब देना चाहते हैं। ये जो परिस्थिति होती है वो है क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब रिटेलिएट करता है किसी चीज़ को, तो वो उस पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की क्षमता है, किस प्रकार की शक्ति है, कितनी उसमें समझ है और किस प्रकार की सूझबूझ है। वो ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है उस व्यक्ति के जवाब को। जो व्यक्ति बहुत संजीदा हैं, जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी है, जो हर चीज़ को समझ के काम में लेते हैं, वो बहुत संजीदगी से उस चीज़ के बारे में जवाब देते हैं। वो उसमें कहीं भी वैमनस्यता को बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में उठ कर के एकदम से आगे आए हैं, जिन्होंने किसी चीज़ को कभी समझा नहीं है, उसकी पीछे की भावना को देखा नहीं है, वो लोग जो शब्द चयन करते हैं वो इस प्रकार के शब्द होते हैं जो सामने वालों को मौका देते हैं उत्तेजित होने का, आक्रोशित होने का। और इन सब के चलते वो जो भावना है, चूँकि अभी बात हुई उसमें रिलीजन जो है एक बहुत क्लोज सेंटिमेंट है, जैसा भी बताया। अब इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, दो तरह के लोग हैं इसमें भी जुड़े हुए। एक हैं जो कि इंट्रिंसिक हैं, जो कि इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, पीस के, सोलेस के लिए। और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक, जो कि इसको
यूज़ करते हैं कम्युनिटी अटैचमेंट के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपनी सोशलाइजेशन के लिए। तो जो लोग इसको सोशलाइजेशन के लिए और माध्यम की तरह काम में लेते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसाला ही बन जाता है। और ऐसे लोग इसको जो है और ज़्यादा उछाल देकर, उबाल दे करके और परोस देते हैं सामने दूसरे लोगों के। क्या है उसका मर्म, क्या उसकी बात हुई थी, उसको सोचने की बजाय क्या उसको मसाला लगा के किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए जिससे कि और वैमनस्यता फैले और लोग उसके ऊपर रिएक्ट करें, रिटेलिएट करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में चर्चा हो। तो इस प्रकार से अपने आप को पूर्वाग्रहों से दूषित रखते हुए और साथ ही साथ एक पावर, उस चीज़ को, पावर को एंजॉय करने के लिए लोग इस चीज़ को भूल करके कि इसकी संवेदनाएं किसके साथ जुड़ी और हुई आई हैं, किस थिंक क्योंकि प्रकार ऐसे तो लोग ना तो नाम जानते ना पहचानते, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती है तो एक तरह से सनसनीखेज पब्लिसिटी होती, नेगेटिव पब्लिसिटी सही, लेकिन कम से कम पब्लिसिटी मिलती है, एक ये भी मानसिकता हो सकती है। अभिनव शर्मा जी, अब जैसा कि आपने कहा कि कानून भी है, बहुत सारी चीजें हैं, दिया जाता है, आजादी है आपको बोलने की, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। इस पर आपको नहीं लगता कि सख्ती उस लिहाज से होती नहीं है? अगर एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, एक दो मामले सामने आते तो उसके बाद अगला कोई ऐसा सोचेगा नहीं, क्योंकि उसको रिजल्ट पता होगा कि अगर ऐसे मैंने किया तो ये हो सकता है। श्वेता, देखिए, एग्जाम्पल सेट करने की बात तो बिल्कुल है। आप जो कह रही हैं कि अब एक समय आ गया है जहां एग्जाम्पल सेट करना है, मैं समझता हूं कि ये एग्जाम्पल सेट करने की चीज़ जो है उसके लिए एक बहुत बारीक इंट्रोसेप्शन की ज़रूरत है। आपको एक उसका बहुत गंभीरता से सामाजिक ताने बाने का भी अध्ययन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने कोई पर्टिकुलर पोस्ट कर दी, अब जैसे कन्हैया लाल का ही एग्जाम्पल है, कोई पोस्ट बच्चे ने गलती से कर दी, पिता को आपने पाबंद किया, फिर कानून ने अपना काम किया, ढिलाई बरती, जो भी परिस्थितियाँ हुई। निश्चित तौर पर इस प्रकार की स्थितियों को नियंत्रित रखने के लिए जो आने वाला समय है, अब आप देखें कि आज हम कंप्यूटराइज्ड युग में हैं। हम एक समय में एक फोटोग्राफ को एक दूसरे स्थान पर भेजने के लिए डाक पत्र का इस्तेमाल किया करते थे। आज हम व्हाट्सएप के जरिए इमीडिएटली उसको इधर से उधर भेजते हैं। इंटरनेट बंद करके हम पिछले 3 दिन से राजस्थान में बैठे हुए हैं। लाखों लोग जो अपनी रोजगार इंटरनेट के माध्यम से चलाते थे, चाहे वो स्विगी हो, चाहे कोई और चीज हो, वो बेरोजगार हैं। सड़कों पर भूखे बैठे हुए वो बच्चे, जिनकी गाड़ियां चलती थी, जिनकी टैक्सियां चलती थी, वो बेरोजगार है पिछले 3 दिन से। राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी अब ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार के नियंत्रण लगाने से आपका हल निकल जाएगा, या आपको समाज में अपनी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी एक, एजेंसीज की भी एक जिम्मेदारी है जो इसको प्रिक्लूड करे, पहले से समझाएं और उस चीज को आने में, समाज में आने से रोकने की काम करें। से अच्छा है कि उसको और ज्यादा सुधार की ओर क्या हो सकता है वो करना चाहिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। एक रिएक्शन आप सभी से हम जरूर चाहेंगे। आरसी चौधरी जी। श्वेता जी, आज क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हमने आमंत्रित नहीं किया था या इस डिबेट में वो आए नहीं? एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि तमाम और दूसरे चैनल्स पे उनके प्रवक्ता बैठे हैं और आज इस डिबेट में नहीं है, इसके क्या ये वजह है, ये एक तो आप बता दें। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथी हैं जिनको आपने विषय विशेषज्ञ के तौर पे बैठाया, इनका एक वक्तव्य था जिसमें मैं इत्फाक नहीं रखता हूं। उन्होंने कहा कि एक धर्म है, उस धर्म के अंदर चेंजेज होते गए, दूसरा है वो 14 साल से नहीं हुआ। धर्म किसी को भी, जो हमारे मनोचिकित्सक है, उन्होंने निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि धर्म तो आपके इंटर सोल के लिए, पीस के लिए होता है, किसी दूसरों को भड़काने के लिए नहीं होता है। मैं आप में बदलाव की प्रयास क्यों करता हूं? जरूरी है कि प्रयास मैं मेरे में रखूं। अगर मैं मेरे में प्रयास नहीं कर सकता, वो शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद का भाषण जो वहां की उस धरती पे कहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और पूरा जो ऑडिटोरियम होता है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। तो आपके शब्दों में अगर सहिष्णुता होगी तो निश्चित रूप से आप दूसरे को बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन वजह यही है कि जो हमारे चरमपंथी जो लोग हैं, अनार्किस्ट जो लोग हैं, वो दूसरों में बदलाव करते हैं, दूसरों को इंड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि एक मोबिलाइज होने से किसी न किसी के लोगों के राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, वो पूरे होते हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी को आप माने ना माने, देश माने या ना माने, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात में मोहर लगाई है। उन्होंने कहा, जो हमारे विधिवेता ने कहा है कि एक के लिए आप रेड कार्पेट बिछाते हैं, आप दूसरे को उसी केस के अंदर जो एक पत्रकार होता है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। ऐसे दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? आम जन होगा तो आप उस पर एक्शन लोगे और कोई और होगा तो आप उसके लिए नियम बदल जाएंगे, ये गलत है। धनंजय जी, क्योंकि बहुत कम वक्त है, एक नहीं, इन्होंने जो कहा, राजनीतिक रूप से पूरी बातचीत कही। मैंने 1400 वर्ष का धर्म नहीं कहा था, मैंने कहा लड़ाई संस्कृतियों की है। धर्म और आस्था की लड़ाई हमारे देश में होती ही नहीं है, हमारा सबका व्यक्तिगत है। परंतु परिस्थितियां बदलने से, परिवेश बदलने से, टेम्परेचर बदलने से, अपने जीवन संस्कृति में आपको बोलना है, बीच में बोलिए, आप बोलिए बीच में। फिर ये इसी कांग्रेस जीवन जीने की जीवन जीने की संस्कृति है, वे ऑफ लाइफ जो है, वे ऑफ लाइफ जो है, दूसरे को नीचा दिखाना, वे ऑफ लाइफ। आपकी संस्कृति ये कहती है दूसरों को नीचे दिखाना, जीवन शैली को दिखाना। आपकी संस्कृति बोल रही है, अभी इनकी संस्कृति बोल रही थी, सब देख ही रहे थे आप।
ये इनकी संस्कृति हाँ, विषय। ये अलग-अलग रूप में आते हैं, यही औरों रूप को में नहीं आते हैं। बोलने देना, ये अलग-अलग रूप में अपनी आते ही हैं। बात को रखना, ये अलग-अलग रूप में आते हैं। यही देश का ये माहौल कभी खराब कर रहे विशेष से हैं। यही लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं, यही लोग दूसरे की होते हैं। बात सुनते नहीं हैं, यही लोग अपनी ही हैं। बात बोलते रहना। इन्हीं लोगों ने देश का माहौल खराब किया है। सुधांशु जी, एक final आज देश में जो comment। माहौल खराब हुआ है, जो सर गला काट आते कर हैं। पशु की तरह हरकत की है, सुधांशु जी, वो एक हरकत final इन comment। जैसे लोगों के व्यवहार करनी है, श्वेता, किसी और मुझे की बात लगता है सुनना कि नहीं। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हेट स्पीच पे, शायद हम उसी को ही जो है वो पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक गंभीर मुद्दा है, उसके ऊपर सभी अपने अपने विचार रखें, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से हमारे दर्शक सभी के विचार समझ सकें। हाँ, अगर हम इस पे धर्म पे जाएंगे तो फिर उसके अंदर सभी धर्मों के अंदर हेट स्पीच तो सभी तरफ से आ रहे हैं। आप लगातार पिछली घटनाएं उठा के देख लीजिए, वो किसी भी धर्म बड़ी संप्रदाय बात में हम हो। कंपैरिजन ही क्यों करें? हाँ, आपका तो धर्म उसमें आपको जैसे सीधी सी ठीक लगे, बात है ना हमारा कि धर्म जैसे हम जैसे अभी पालना कर रहे हैं। एक ऐसे में साथी तो ने बहस बिल्कुल होगी। सही कहा कि टॉलरेंस खत्म हो गई। हम धर्म के नाम पर एकदम उन्मादी हो रहे हैं, ठीक है ना, और धर्म के नाम पर हम आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। शब्द बाण जो है वो आपको जोड़ नहीं रहे हैं, वो आपको तोड़ रहे हैं। होना ये चाहिए और समय की दरकार भी है कि आप जोड़िए, तोड़िए मत। क्यों? क्योंकि आज जो देश और दुनिया में जो दौर चल रहा है उसमें आप शब्द बाण चला के और जो है वो विकृति फैलाएंगे। और मुझे लगता है, और हमारी दर्शकों से अपील भी है कि आप इन उन्मादी शब्द बाणों से बचिए और समाज को जोड़िए। बिल्कुल, और थोड़ा सोच लिया जाए तो शायद इतना सब कुछ। एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे मनस्वी जी, क्या होना चाहिए कि मेंटल स्थिति ऐसे स्टेबल रहे और इस तरह की गुस्सा या इतनी नाराजगी या ऐसे शब्द ना निकले? देखिए, सबसे आसान है गवर्नमेंट बंद करे व्हाट्सएप, इससे अच्छा कि कुछ समय के लिए खुद व्हाट्सएप से दूर हो जाएं। जो व्हाट्सएप ज्ञान प्राप्त होता है अक्सर वो उन्माद का उत्तेजना को बनाता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग इतने क्रिएटिव होते हैं कि जिनको पे किया जाता है इस प्रकार की पोस्ट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़, अपने जीवन में जो आपने बचपन से देखा है उस चीज़ को दरकिनार ना करें एक दिन विशेष के लिए। जो आपने बचपन से साथ में जिनके खेले हैं, बचपन से जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, जो कार्य किए हैं, उस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए एक दिन विशेष के लिए। बिल्कुल, और इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखा जाए तो बहुत हद तक स्थितियां सुधर सकती है, बोलचाल में, बातों में, शब्दों में, और तब शायद ये जो स्थिति देश की हो रही है उसमें सुधार किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शब्द बाढ़ तो चलाइए, लेकिन जरा सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करिए, ताकि आप जो शब्द कह रहे हैं वो दूसरे पर असर कर सकते हैं, वो नेगेटिव असर करेगा, स्थितियां बिगड़ेगी। तो उससे बेहतर है सोच समझकर बातचीत की जाए। और बड़ी बात है कि जो लोग इस तरह के शब्द बाढ़ चलाते हैं जिससे नुकसान हो या फिर धर्म को लेकर बात करते हैं, एक्शन भी होना चाहिए। सख्ती होगी तो शायद दूसरा फिर कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। उसका इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर कब सख्ती होगी और कब ये सब रुकेगा, ये पूरा देश चाहता है। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।